हम आर्थिक भूगोल पढ़ रहे थे। आर्थिक भूगोल में हम लोगों ने संसाधन कर लिया था, संसाधन का वर्गीकरण कर लिया था। उस पर हम लोगों ने थ्योरेटिकल पार्ट भी कर लिया था, एमसीक्यू भी कर लिया था, और एनसीईआरटी से जो भी एमसीक्यू बन सकता था वो भी कल हो चुका था। और हम कृषि अब स्टार्ट किए हैं। कृषि में हमने स्थानांतरणशील कृषि कर ली है। आज कृषि का प्रकार है, तो कृषि का प्रकार देखें। कृषि का प्रकार, कृषि दो प्रकार की होती है, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि पुनः दो प्रकार की होती है, गहन निर्वाह कृषि और आदिम कृषि। आदिम कृषि भी दो प्रकार की होती है, स्थानांतरणशील कृषि और चलवासी पशुचारण। अभी हम इन सब का डेफिनेशन देखेंगे और डिटेल में करेंगे। अभी आप ये फ्लो चार्ट देख लीजिए। वाणिज्यिक कृषि तीन प्रकार की होती है, वाणिज्यिक कृषि, वाणिज्यिक अनाज कृषि और रोपड़ कृषि, तत्पश्चात मिश्रित कृषि। तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, इस फ्लो चार्ट का। चलिए हम आगे देखते हैं, इनका डिटेल देखते हैं। निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि, हम इसका डिटेल देखते हैं आगे। तो हम जो एनसीईआरटी में लिखा है हम वो पढ़ेंगे, मतलब ऑथेंटिक रहना चाहिए, हम ऐसे पढ़ेंगे कि ऑथेंटिक हो, उसमें कोई भी कमी ना हो। तो निर्वाह कृषि देखें। निर्वाह कृषि इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए की जाती है। कृषक परिवार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए की जाती है। ये सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए कृषि की जाती है। इसका नाम है निर्वाह कृषि, ऐसी कृषि जिस पे जीवन निर्वाह की जा सके। और इसमें क्या होता है कि पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त होती है और निम्न स्तरीय की प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। इस पर निम्न स्तरीय की प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है और इससे कम उपज की प्राप्त होती है। इस कृषि में पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। देखिए, पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः दो भागों में बांटा गया है, गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि, जैसे कि हम लोगों ने फ्लो चार्ट में देखा है। तो गहन निर्वाह कृषि की बात करें तो गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। साधारण औजारों का उपयोग करता है, छोटा भूखंड होता है और अधिक श्रम से खेती करता है। ये अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। देखिए, ये गहन निर्वाह कृषि है। गहन निर्वाह कृषि में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। गहन निर्वाह कृषि में जो इस कृषि का जो मुख्य फसल है वो चावल है। चावल इसका मुख्य फसल है, चावल। अन्य फसलें जैसे गेहूँ, मक्का, दलहन, तिलहन शामिल हैं। गेहूँ, मक्का, दलहन, तिलहन इसमें शामिल है गहन निर्वाह कृषि में। गहन निर्वाह कृषि कहाँ की जाती है? तो गहन निर्वाह कृषि दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया में की जाती है। दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया और पूर्वी एशिया की सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में की जाती है। गहन निर्वाह कृषि ऐसी जगह की जाएगी जहाँ जनसंख्या सघन होगी, और ये दक्षिण तथा पूर्वी एशिया में की जाती है, मानसूनी प्रदेशों में, और सघन जनसंख्या इसके लिए आवश्यक है और एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जाती है। ये बात ध्यान देने योग्य है। चलिए अगला देखते हैं हम कि आदिम निर्वाह कृषि। आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरण कृषि और चलवासी कृषि को शामिल किया जाता है। अभी हमने फ्लो चार्ट में देखा, स्थानांतरणशील कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल किया जाता है। स्थानांतरण कृषि देखें तो स्थानांतरण कृषि अमेजन बेसिन के सघन वनों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया, उत्तर पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। कल हम लोगों ने स्थानांतरणशील कृषि पे विस्तृत वार्ता की थी और प्रत्येक जगह पे जो स्थानांतरण कृषि का अलग अलग नाम प्रचलित है, स्थानीय नाम जो अलग अलग प्रचलित है, उस पर भी हम लोगों ने बात की थी। तो आप कल का वीडियो ज़रूर देखिएगा, उस पर स्थानांतरणशील कृषि में डिटेल से बात हुई है, स्थानांतरण कृषि के ऊपर।
तो ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र होते हैं। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र होते हैं, यहाँ भारी वर्षा होती है। वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ कर लिया जाता है और फिर वहाँ पे कृषि उगाई जाती है। और जब वहाँ का भूभाग अथवा भूखंड जब अनुपजाऊ हो जाता है तो उसे छोड़ के दूसरे जंगल को काट के उन्हें साफ़ किया जाता है, उन्हें जलाया जाता है। तत्पश्चात पुनः वहाँ पे कृषि की जाती है। इस प्रकार कृषि एक स्थान से दूसरे स्थान तक शिफ्ट होती रहती है, इसलिए इसे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, स्थानांतरशील कृषि कहा जाता है। इसमें वृक्ष को काटकर तथा जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है। तब राख को मृदा में मिलाया जाता है तथा मक्का, रतालू, आलू, कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। इसमें कौन कौन सी फसलें उगा सकते हैं? तो मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि को छोड़ दी जाती है तथा कृषक नए भूखंड की तलाश कर लेता है। स्थानांतरशील कृषि को कर्तन तथा दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। इसे कर्तन तथा दहन कृषि भी कहते हैं। हम अगला देखते हैं जलवासी पशुचारण। तो जलवासी पशुचारण सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में, सहारा में तथा मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान, जम्मू कश्मीर में प्रचलित है। सहारा के अर्ध शुष्क तथा शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के राजस्थान तथा जम्मू कश्मीर में प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि में पशुचारण अपने पशुओं के साथ, पशुचारक जो होते हैं, जो पशुचारक होते हैं वो अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जलवायु बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। पशुचारण मुख्यतः भेड़, ऊँट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। ये जो पशुचारक होते हैं, पशुचारक, ये भेड़, ऊँट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं और इन्हें लेके एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ गमन करते हैं उनके चारे और पानी के लिए। ये पशुचारकों और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। ये जलवासी पशुचारण है। चलिए आगे वाणिज्यिक कृषि देखते हैं। वाणिज्यिक कृषि, वाणिज्यिक कृषि क्या होता है कि वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। जैसा कि इसका नाम है वाणिज्यिक कृषि, तो इसमें इस कृषि में जो फसल उगाई जाती है उसका वाणिज्यिक मूल्य होता है। इसे बाजार में विक्रय हेतु इस प्रकार की कृषि की जाती है। इसमें विस्तृत क्षेत्र होते हैं और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। अधिकांश कार्य जो है मशीनों के द्वारा किया जाता है। इसमें बड़े बड़े फर्म होते हैं और इन फर्मों पर आधुनिक तकनीकी का उपयोग करके अधिक उपज प्राप्त की जाती है तथा पुनः इन्हें बाज़ारों में विक्रय हेतु ले जाया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपड़ कृषि शामिल है। वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपड़ कृषि शामिल है। अब वाणिज्यिक अनाज कृषि को हम देखें तो वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं। वाणिज्यिक अनाज कृषि, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि अनाज कृषि है तो अनाज को उगाया जाता है। जैसे गेहूँ और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसल है। वाणिज्यिक अनाज कृषि के अंतर्गत गेहूँ और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसल है। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान, उत्तर अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो प्रेयरी कहते हैं। वाणिज्यिक अनाज कृषि के मुख्य क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फर्मों से युक्त विरल आबादी वाले होते हैं। जहाँ पे जनसंख्या कम होती है, वहाँ बड़े बड़े फर्म होते हैं। जनसंख्या कम हो, बड़े बड़े फर्म हो, जैसे अमेरिका में की जाती है ऐसी कृषि, और ऑस्ट्रेलिया में की जाती है। ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स क्षेत्र में की जाती है। अमेरिका के प्रेयरी क्षेत्र में की जाती है ऐसी कृषि। अत्यधिक जो ठंड होती है
वो इनके वर्धन काल को बाधित करती है, फसलों के वर्धन काल को बाधित करती है और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। इसमें एक बार में केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। इसमें बड़े बड़े फर्म होते हैं, पूरे फर्म में एक साथ एक ही फसल दूर तक गन्ना या दूर तक गेहूँ या फिर दूर तक मक्का उगाई जाती है, एक ही फसल उगाई जाती है। इसमें हम मिश्रित कृषि देखें तो मिश्रित कृषि क्या होती है कि ऐसी कृषि जिसमें फसलें भी उगाई जाए और पशुओं को भी पाला जाए, तो उसे मिश्रित कृषि कहते हैं। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने तथा पशुधन पालन के लिए किया जाता है। देखिए, फसलों के लिए भी किया जाता है और पशुधन पालन के लिए भी इस भूमि का उपयोग किया जाता है। यह यूरोप में, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में, अर्जेंटीना में, इस दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में इस प्रकार की और दक्षिण अफ्रीका में इस प्रकार की कृषि प्रचलित है। आगे देखें तो रोपड़ कृषि। रोपड़ कृषि भी वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। रोपड़ कृषि क्या होता है, ये भी इसमें चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है इसमें। और रोपड़ कृषि मुख्यतः बागानी कृषि भी इसे कह सकते हैं। जो बागानी फसलें हैं उसे इसमें उगाया जाता है, जैसे चाय, कहवा, काजू, रबड़, ये सब बागानी फसलें हैं। रोपड़ कृषि के अंतर्गत इनकी कृषि की जाती है। इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। और पूंजी की आवश्यकता होती है। जैसे कि आप जानते हैं कि चाय की खेती में कितने श्रम की आवश्यकता होती है। इसमें बृहद श्रम की आवश्यकता होती है और पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जाता है। फिर उत्पाद का प्रसंस्करण में भी लागत लगती है। खेतों पर ही किया जाता है या फिर निकट के कारखाने में इसका प्रसंस्करण किया जाता है। और फिर इनका परिवहन किया जाता है, उसमें भी लागत लगती है। तो रोपड़ कृषि अत्यधिक उच्च लागत वाली कृषि है। ये रोपड़ कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व में उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। जैसे मलेशिया में रबड़ का उत्पादन किया जाता है। ब्राज़ील में कहवा का और भारत तथा श्रीलंका में चाय। ये सब एग्जाम्पल्स हैं कि मलेशिया में रबड़ का उत्पादन किया जाता है, ब्राज़ील में कहवा का, भारत तथा श्रीलंका में चाय का उत्पादन किया जाता है रोपड़ कृषि के अंतर्गत। कुछ अन्य प्रकार की भी कृषि होती है जिसे हम देख लेते हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्हें भी हम देख लेते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ये जो फ्लो चार्ट है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसका डिटेल हम लोगों ने एनसीईआरटी में देख लिया। तो चलिए आगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण कृषि है जिनकी हम बात कर लेते हैं। जैसे देखिए सोपानी कृषि क्या होती है कि पर्वतीय क्षेत्र जो होते हैं उनमें सीढ़ी नुमा खेत बनाते हैं और फिर उन पर कृषि की जाती है। तो ऐसे कृषि को सोपानी कृषि कहते हैं। समोच्च रेखी खेती होती है। इसमें सीढ़ी नुमा खेत बना देते हैं, फिर उसमें खेती करते हैं, फसलें उगाते हैं। आगे देखें मिश्रित कृषि। तो मिश्रित कृषि हम लोगों ने देख लिया है। मिश्रित कृषि मिक्स क्रॉपिंग, ऐसे कि जिसमें पशुपालन भी हो और फसलें भी उगाई जाए, उन्हें मिश्रित कृषि कहते हैं। बहुफसलीय कृषि क्या होती है? बहुफसलीय कृषि जैसे कि एक वर्ष में किसी भूमि पे एक से अधिक फसल उगाई जाती है। इसमें एक से अधिक फसल उगाई जाती है तो इसे बहुफसलीय कृषि कहलाती है, बहुफसलीय कृषि कहते हैं। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, यह कृषि सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में की जाती है। अच्छे से सिंचाई की सुविधा होगी तो एक से अधिक फसलें एक साल में उगाई जा सकती हैं। आगे देखते हैं हम सामूहिक या सहकारी कृषि। फसल चक्र भी आप देख लीजिए। फसल चक्र क्या होता है? क्रॉप रोटेशन क्या होता है कि भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए क्रमिक रूप से विभिन्न फसलों को उगाया जाना फसल चक्र कहलाता है।
आगे देखते हैं सामूहिक या सहकारी कृषि। सामूहिक या सहकारी कृषि, तो देखिए इसे कोलखोज भी कहा जाता है। कोलखोज, मेनली कोलखोज रूस में कहा जाता है। कि कृषि संगठन की शुरुआत भूतपूर्व सोवियत संघ में की गई। भूतपूर्व सोवियत संघ में इसकी शुरुआत की गई। बाद के वर्षों में कुछ साम्यवादी देशों जैसे पूर्वी यूरोप, चीन, वियतनाम, उत्तरी कोरिया में ने भी इसे अपनाया। इसमें कृषि के बड़े बड़े फर्म होते हैं और इसका प्रबंधन सहकारी संस्था द्वारा किया जाता है। अब राज्य कृषि क्या होता है कि इसे सोव खोज कहते हैं। स्टेट फार्मिंग है ये स्टेट फार्मिंग है, इसे सोव खोज कहते हैं। और ये सहकारी कृषि है। कोऑपरेटिव या कलेक्टिव फार्मिंग, इसे कोलखोज कहते हैं और स्टेट फार्मिंग को सोव खोज कहते हैं। तो जो राज्य कृषि है स्टेट फार्मिंग, इसे सोव खोज के भी नाम से जाना जाता है। यह कृषि राज्य द्वारा नियंत्रित होती है। इस व्यवस्था में फार्म स्वयं कृषकों के न होकर राज्य की संपत्ति है, जिस पर किसान काश्तकार के रूप में काम करते हैं। किसानों का उनके कार्य के लिए वेतन दिया जाता है। इजराइल में इस प्रकार की कृषि को क्या कहते हैं? इजराइल में इस प्रकार की जो सामूहिक कृषि की जाती है, इजराइल में की जाने वाली सामूहिक कृषि को किबुत जीन कहा जाता है। किबुत जीन, देखिए किबुत जीन कहा जाता है। एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न आते हैं कि कोलखोज कहाँ की जाती है, कोलखोज कहाँ की कृषि को कहा जाता है, सोव खोज कहाँ की कृषि को कहा जाता है। पिछली बार टीजीटी में ये प्रश्न आया था। अभी जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें टीजीटी में कोलखोज का प्रश्न आया था कि कहाँ पे कोलखोज कहा जाता है। तो भूतपूर्व सोवियत संघ ने इसकी शुरुआत की थी और रूस में इसे कोलखोज कहा जाता है। अब आप किबुत जीन भी याद रखिएगा। किबुत जीन, इजराइल में सामूहिक कृषि जो होती है उसे किबुत जीन कहा जाता है। अगला देखिए हम मिश्रित कृषि, मिक्स फार्मिंग। तो मिक्स फार्मिंग हम लोगों ने देख लिया कि फसल भी उगाई जाती है और पशुपालन भी किया जाता है। इसमें फसल भी उगाई जाती है और पशुपालन भी किया जाता है। और यहाँ कृषक अपनी आय बढ़ाने के लिए कृषि के साथ साथ पशुपालन का भी कार्य करते हैं अपनी आय बढ़ाने के लिए। यह शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में किया जाता है। इसकी ज़्यादा जो प्रचलित है यह कृषि शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेयरी इलाके में किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स में किया जाता है। अर्जेंटीना के पंपास में किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका के वेल्ड में किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग क्या होता है? ये मुख्यतः दूध और दुग्ध उत्पादों के लिए है ये फार्मिंग। यह विशिष्ट कृषि है जिसमें दूध और दूध उत्पादों का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन किया जाता है। इसे कृषि में अधिक दूध देने वाले पशुओं, मुख्यतः गाय को आधुनिक तरीके से पाला जाता है। यह कृषि मुख्य रूप से ग्रेट ब्रिटेन में, नीदरलैंड में, डेनमार्क में, बेल्जियम में, आयरलैंड, डेनमार्क, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे, उत्तर अमेरिका के विशाल झील के समीपवर्ती क्षेत्र में और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में की जाती है। अगला देखिए हम ट्रक फार्मिंग क्या होता है। तो ट्रक फार्मिंग मेनली सब्जियों, फल फूलों के लिए होता है और इन उत्पादों का परिवहन मेनली ट्रकों द्वारा किया जाता है, इसलिए इसका नाम ट्रक फार्मिंग रखा गया है। फल फूल सब्जियां इसके अंतर्गत उगाई जाती हैं और इनका जो परिवहन होता है, इन उत्पादों का परिवहन वो ट्रकों द्वारा किया जाता है, इसलिए इसका नाम ट्रक फार्मिंग रखा गया है। ट्रक फार्मिंग मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्वी भागों में की जाती है और फ्लोरिडा में की जाती है, कैलिफोर्निया में की जाती है, ब्रिटेन, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, डेनमार्क आदि क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। शुष्क कृषि क्या होती है कि जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि शुष्क कृषि में जल का अभाव होगा। शुष्क कृषि है, यह कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ सिंचाई सुविधाओं का अभाव होता है। अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्रों में बिना सिंचाई से की जाने वाली कृषि ही शुष्क कृषि कहलाती है। तो आज ये कृषि के प्रकार हो गए हैं, फिर हम इस पे MCQ कर लेंगे। उसके बाद हम व्हिटलसी ने जो दिया है
वर्गीकरण जो किया है कृषि का, हम उस पर बात करेंगे। जैसा कि आप लोग के सिलेबस में भी है, व्हिटलसी का बृहद कृषि प्रदेश है आपके सिलेबस में, और वान थ्यूनेन का भी है सिद्धांत, तो हम उसे कर लेंगे। आज की क्लास, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।